हेलो प्यारे बच्चों, देखिए चैप्टर 3 का आज लेक्चर नंबर 43 जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम का नियम। देखिए ओम के नियम को शायद आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो फिर इसको यहाँ भी पढ़ना है। ओम्स लॉ। देखिए सन 1882 में जर्मनी के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने चालक के स्वरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर आरोपित करके उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा परिकलित करके उनका विश्लेषण किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक के स्वरों पर हम विभवांतर लगाते हैं, जैसे ये कोई चालक है और इसके स्वरों पर हमने एक बैटरी लगा करके कितना विभवांतर स्थापित कर दिया, वी विभवांतर, तो इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। तो वो जो विद्युत धारा है उसका मान और वी के मान का एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो वो क्या है कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं से मतलब है जैसे इसकी जो लंबाई है उसको नहीं बदलना है, उसका आयतन, उसका घनत्व, उसका दाब, उसका ताप, ये चीज़ें अपरिवर्तित रखनी है, बदलनी नहीं है। तो उस कंडीशन में इस चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो किस पर निर्भर करेगी, इस विभवांतर पर, जो विभवांतर आरोपित किया है। तो इस नियम के अनुसार जो उसके स्वरों पर जो विभवांतर है वी वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के। चालक में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही होगी तो चालक के स्वरों पर जो विभवांतर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्या नियम बना कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, तो यहाँ लिखते चलते हैं, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आएगा, जैसे ताप है, दाब है, घनत्व है, उसकी चालक की लंबाई है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी उस वायर की फिजिकल कंडीशंस में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो उसके स्वरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, घनत्व, लंबाई आदि न बदली जाएं तो उसके स्वरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम किससे लिखते हैं, R से। ये R जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और उस चालक का क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध। उस चालक का
वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध, यानी इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसको अभी थोड़ी देर बाद फिर पढ़ेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। ये ओम का नियम हमने देखा, यानी V इक्वल्स टू आ गया आई आर। तो देखिए ये जो नियम है वैद्युत धारा के लिए एक मूलभूत नियम है, फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ है, जड़ है ये उसकी, यहीं से शुरुआत है सारी थ्योरी। तो ये बेसिक लॉ है, बहुत काम का है। तो बच्चों देखिए अब इस इक्वेशन से देखते हैं। ये इक्वेशन है V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ R कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आर आई। अब आपने एक मैथमेटिक्स में सरल रेखा की समीकरण पढ़ी है, y बराबर एम एक्स। ये कौन सी रेखा है? जो मूल बिंदु से जाती है। एक सरल रेखा की समीकरण है, मूल बिंदु से जाती है, जिसकी प्रवणता कितनी है? m। ये m कांस्टेंट है, तो यहाँ m के स्थान पर है r, प्रवणता के स्थान पर r है, यानी y अक्ष पर हम विभवांतर ले लेते हैं और x अक्ष पर I ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन इसके जैसी है, इसकी फॉर्म में है। तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा। तो देखें अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें ओम्स लॉ की इक्वेशन का, तो देखें y एक्सिस पर हमें लेना है V और x एक्सिस पर क्या लेना है? I। तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजर रही है। ओके, तो ये किसका ग्राफ हुआ? V इक्वल्स टू आई आर का। तो ये ध्यान रखेंगे कि ओम्स लॉ में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक सरल रेखा आती है। और इस सरल रेखा की जो प्रवणता होगी, जैसे 2 पॉइंट ले लिए हमने थीटा, तो इससे जब प्रवणता निकालेंगे m बराबर टेन थीटा बराबर, देखिए ये y एक्सिस है तो ये डेल्टा v हो गया, ये x एक्सिस के अलोंग है, ये डेल्टा i हो गया, बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैद्युत प्रतिरोध को, क्योंकि m के स्थान पर क्या था? r था, तो यही हमारा r हो गया। वैसे भी r इक्वल्स टू v अपॉन आई आएगा, तो v अपॉन आई है। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। तो आशा है कि ये ओम्स लॉ आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म आया था वैद्युत प्रतिरोध। क्या आया था? वैद्युत प्रतिरोध। अब इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या है वैद्युत प्रतिरोध। तो देखिए अब हम वैद्युत प्रतिरोध को अलग से समझ रहे हैं। दिया वो ओम्स के लॉ से ही जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो भी है, लेकिन अब हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा अलग से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें, अरे भाई स्क्रीनशॉट का मुझे ध्यान नहीं रहा कहने का, चलिए वैसे आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब वैद्युत प्रतिरोध, देखिए नाम से स्पष्ट है प्रतिरोध, इसका हिंदी मीनिंग करें तो क्या अर्थ निकलता है? रुकावट। प्रतिरोध एक तरीके से क्या है? रुकावट है। और किसकी रुकावट है? चालक में कौन प्रवाहित होगा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा आ रही है, जो रुकावट आ रही है, जो भी हिंड्रेंस है, वो क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। एक आम भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा है, रुकावट है। तो लेकिन परिभाषा ऐसे नहीं देंगे, वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो देखें अभी हमने ओम्स लॉ से देखा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ से R अगर निकालें तो क्या आ गया? V अपॉन आई, ये प्रतिरोध है। तो
यहाँ पर देखिए इसको डिफाइन कैसे करें, यहीं से परिभाषा बन जाएगी कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से क्या परिभाषा बनी, किसी चालक के सिरों पर, जल्दी जल्दी लिखते हैं भाई, के सिरों पर आरोपित विभवांतर ये वाह है भाई, पेंसिल ऐसे चल जाती है, आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? आर से। आर क्या है? वैद्युत, जहां आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। तो उसकी परिभाषा बन गई। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, विमा की। ओके, तो देखें इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज, दैट इज आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो अगर इसका मात्रक निकालें भाई, तो यूनिट यानी मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर। क्या मात्रक होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब वैद्युत प्रतिरोध की ये डेफिनेशन कहाँ से आई है? ओम्स लॉ से। तो उनके सम्मान में जॉर्ज साइमन ओम, साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में इसके मात्रक को हम अथवा ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम, दैट इज OHM, ओम। और जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, सांकेतिक तौर पर उसको किससे लिखते हैं? ओम को ओमेगा बना के हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके से है भैया, ये ओम ऐसे लिखा जाएगा संकेत में। जैसे कूलाम को C लिख देते हैं, सेंटीमीटर को CM लिख देते हैं, मीटर को M लिख देते हैं। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो वैसे ही अब 11th की बात हो गई, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो R इक्वल्स टू V अपॉन I है। ओके, और V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। क्या होता है? W अपॉन Q। और I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q अपॉन T ऊपर चला गया, दोनों की वैल्यू रख दी। तो W T अपॉन Q स्क्वायर, सॉरी, हाँ चलिए एक काम करते हैं, Q के लिए तो फिर W अपॉन Q लिखा और I को I ही लिखा रहने दो। ये थोड़ी सी हमने जल्दबाजी कर दी भाई, दोबारा कर लेते हैं। ये Q की फिर निकालनी पड़ेगी डायमेंशन। देखो V को लिखा W अपॉन Q और ये I, और Q को क्या लिख देंगे? Q बराबर IT, क्योंकि I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू IT आ जाएगा इंटू I। तो एक तरीके से W अपॉन I स्क्वायर T हो गया। अब देखें W कार्य है, तो कार्य की डायमेंशन आप लोगों को याद है, 11th में बहुत बार निकाली होगी। mL2T माइनस 2 अपॉन I स्क्वायर। तो I की डायमेंशन A स्क्वायर और T। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या आएगा? mL2 T ऊपर आके माइनस हो जाएगा, -1 और -2 -3, mL2T माइनस 3 A माइनस 2। ये उसकी डायमेंशन हो गई।
तो ये वैद्युत प्रतिरोध रहा, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध की विमा, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा। अब वैद्युत प्रतिरोध को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, टॉपिक वही चल रहा है, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसी टॉपिक में अब हम आगे इसको और डिटेल से समझते हैं कि अभी मैंने बताया कि चालक में आवेश जब प्रवाह होता है, यानी जब विद्युत धारा, आवेश प्रवाह होगा यानी वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके मार्ग में रुकावट आती है। रुकावट कैसे आती है? पिछले लेक्चर में मैंने चालकों में जो विद्युत चालन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल समझाया था। उसमें ये बताया था कि जो चालकों में कौन रेस्पॉन्सिबल है आवेश के प्रवाह के लिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उस चालक में जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वहाँ धनावेश भी उपस्थित हैं। तो धनावेश भी हैं चालक के अंदर बहुत से स्थानों पर, ये बात हम पहले समझा चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसे अन्य आयनों से भी टकराना पड़ता है, जिससे उसकी एनर्जी में भी लॉस होता है और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी खर्च होती है, जिससे वायर गर्म भी होता है। तो एक रुकावट पड़ रही है, आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों की बात समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा पार्क है, ठीक, और इसमें बहुत भीड़ है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, खड़े हुए हैं, बहुत गैदरिंग है। बस इतने ही बना रहा हूँ, यानी बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक परेड की फॉर्म में, परेड जैसे एनसीसी की परेड होती है, आर्मी की परेड होती है, तो जब वो एक लाइन में चल रहे होंगे कदम से कदम मिलाकर, तो टकराने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ये अनियमित गति करने लगे और सीधे सीधे चलेंगे तब भी टकराएंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब सीधे का मतलब किसी की स्पीड कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा, मतलब परेड में नहीं चल रहे। अगर ये सीधे भी चल रहे हैं तब भी, जैसे हम किसी लाइन में भीड़ में जा रहे हैं तब भी टकरा जाते हैं। तो जब ये इधर उधर भागेंगे, भगदड़ अगर हो जाए, तो ये एक दूसरे से इतनी तेज टकराएंगे कि मान लो इस व्यक्ति को यहाँ एक गेट है, इससे निकलना था, तो अगर ये भीड़ नहीं होती तो इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक निकलने में 10 सेकंड लगते, तो अब इतनी भीड़ को क्रॉस करके जब वो वहाँ जाएगा तो इस व्यक्ति को हो सकता है 10 मिनट लग जाएं, 50 सेकंड लग जाएं, यानी टाइम ज़्यादा ही लगेगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, यानी उसको रुकावट महसूस हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, चालक में बहुत सारे धनायन हैं, जब वो गति करेंगे तो वो टकराएंगे, तो एक बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वही बाधा यहाँ क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। तो देखें, अब वैद्युत प्रतिरोध किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलिए। मान लीजिए इस पार्क में 2 गेट हैं, जैसे एक ये, मतलब ये दीवार है और यहाँ गेट चढ़ा हुआ है, ठीक है, गेट यहाँ पर है, और एक इसमें से गली ये गई है। दोनों गली बराबर चौड़ाई की हैं, लेकिन लंबाइयाँ, यहाँ गेट मतलब ये यहाँ आके खुलती है, गेट का मतलब यहाँ ओपन है इतना हिस्सा। ये गली ये है जो इतनी बड़ी है, फिर यहाँ ये खुले में आ जाती है, एक गली ये है। सपोज बहुत तेज भगदड़ मच जाती है, कोई ऐसी अफवाह फैलती है कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो ये सब व्यक्ति जब भागेंगे तो आप लोग ए गेट से निकलने को प्राथमिकता देंगे या बी से निकलने को प्राथमिकता देंगे? हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं बी गेट से निकलूँ इसमें से। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई कम है और कम रुकावट का सामना करना पड़ेगा और तुरंत बाहर खुले में आ जाएंगे। तो रुकावट लंबाई के अनुक्रमानुपाती हुई, यानी लंबाई कम तो रुकावट भी कम। ठीक इसी तरीके से अगर चालक की लंबाई कम है तो रुकावट कम होगी, चालक जितना बड़ा होगा रुकावट उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उसका वैद्युत प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। दैट इज़ R प्रोपोर्शनल टू L। बात क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल से। ये मेरा सेल्फ मेड एग्जाम्पल है, अपने आप बनाया हुआ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। तो यानी जब गलियां बराबर चौड़ी थीं लेकिन लंबाइयां अलग थीं, तो हम यहां से निकलना चाह रहे थे। ठीक उसी तरीके से चालक पर यह बात लागू होती है। चालक छोटा होगा तो रुकावट कम होगी, यानी वैद्युत प्रतिरोध कम होगा। अब दूसरा केस लेते हैं। अब मान लीजिए दोनों गलियां बराबर हैं, गली ए और गली बी।
बराबर लंबाई की हैं, लेकिन एक गली इतनी चौड़ी है और एक गली ये और सकरी कर लेते हैं, एक गली ये है। अब देखें, अब आप प्राथमिकता ये देंगे कि हम गली नंबर ए से निकलें, यहाँ से न निकल के हर व्यक्ति ये कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। कैसे? क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ कम रुकावट होगी, कम टकराना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना बड़ा एरिया उतनी रुकावट कम, यानी उतना वैद्युत प्रतिरोध कम, यानी व्युत्क्रमानुपात हुआ, दैट इज आर क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। यानी वायर जितना पतला होगा, जितना उसका क्रॉस सेक्शन कम होगा, जितना पतला होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगी। वायर जितना मोटा होता जाएगा, उसका वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर दी है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लें तो R प्रोपोर्शनल टू L/A आता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो, L/A। क्या आ गया? R बराबर रो L/A, जहां रो एक कांस्टेंट है और ये L और A क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। L है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई है, और A क्या है? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शनल एरिया है भाई, मैं यहाँ में बना देता हूँ। जैसे ये हमारे पास ये कोई कंडक्टर होता, ठीक है, ये तो उसका ये है जो एरिया, ये एरिया वायर का, जैसे ये वायर होता तो दिस एरिया, दिस, अगर ये वायर है, ये मेरे पास जो मार्कर है, अगर ये वायर मान के चलें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा A, और लंबाई तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये उसकी लंबाई है। क्लियर? और रो क्या है? यहाँ एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक के पदार्थ का। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, चालक का नहीं। वैद्युत प्रतिरोध तो चालक का होता है, लेकिन रो किसका होता है? चालक के पदार्थ का, यानी वो किस पदार्थ का बना हुआ है उसका। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी, क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। ठीक, रेसिस्टिविटी भी कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमने लिखा चालक के पदार्थ का। देखो ये रो जो कांस्टेंट है वो पदार्थ की प्रॉपर्टी है। जैसे अलग अलग चालकों के प्रतिरोध अलग होंगे। अब जैसे वो चालक, वो वायर, वो तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो चांदी का बना है, तो वो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध है, न कि उस तार का। तो चांदी के जितने भी तार होंगे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, अलग अलग हमने वायर लिए, तो सबके वैद्युत प्रतिरोध अलग अलग होंगे। लेकिन अगर वो सभी वायर चांदी के ही बने हैं तो सबका विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। ये पदार्थ का है, न कि चालक का है। अब तांबे के जितने भी तार बनाए जाएं, सबका विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा और प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा। लंबाई अलग है, उसकी मोटाई अलग है। तो अब चांदी एक वायर है, लंबाई बराबर है, एक चांदी का तार और एक तांबे का तार। एक तार किसका है? चांदी का है, और एक तांबे का है। दोनों की लंबाइयां बराबर हैं और दोनों के एरिया, यानी एक से वायर हैं, तो उनके प्रतिरोध बराबर हो गए, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग हो गए, क्योंकि एक चांदी का बना है और एक तांबे का बना है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को निकालें तो रो बराबर R × A/L। ओके, यहां से अब इसका मात्रक निकालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। तो क्या आ जाएगा? देखिए भाई, मात्रक R का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से एक पावर कैंसिल, क्या आ गया? ओम मीटर। ओम
मीटर। ये इसका मात्रक हुआ। अब इसी तरीके से आप डायमेंशन निकाल लेंगे। मैंने आर की विमा भी निकाली थी, ml2t - 3a-1, और वो यहाँ रख के वो आप विमा भी निकाल लेंगे। तो सॉरी, इतना काम तो आप लोग कर लेंगे भाई, विमा आप लोग स्वयं निकालना होगा। अब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, अभी हमने देखा विशिष्ट प्रतिरोध निकल के आया था। तो अब उसको डिफाइन कैसे करें, तो फिर इस टर्म को अलग से पढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था रो, उसको डिफाइन कैसे करें। तो देखें, ये हमारे पास कोई चालक है और जिसकी लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और सपोज इसमें कितनी धारा बह रही है I। तो देखें, और इसके सिरों पर जो वोल्टेज लगाया है वो है V। तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे विभवांतर कैसे स्थापित होता है, बैटरी लगाकर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है I, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होंगे, चालक की लंबाई L है। तो अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें, यहाँ मान लो यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस वोल्टेज कितना दिया है हमने V। तो ये यहाँ लिख देते हैं V, लंबाई L ऊपर लिख देते हैं, विभवांतर इसके सिरों का कितना है V है, और चालक की लंबाई कितनी है L है। तो यहाँ सपोज किसी इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पर मान लो वैद्युत क्षेत्र, भैया वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित होगा, बैटरी हमने लगाई है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी E, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है किसी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर धारा घनत्व जो है उसका अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, दैट इज रो इक्वल्स टू E/J, E/J। ये उसकी परिभाषा हो जाएगी। इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात अब मैं यहाँ परिभाषा लिखता हूँ भाई, चालक के किसी बिंदु पर कब, जब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व, क्योंकि धारा घनत्व अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसी पॉइंट पर देखेंगे, तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक का नहीं कहेंगे, अभी मैंने समझाया था, उस चालक के पदार्थ का, उस चालक, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से निरूपित करते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे भाई, एक बार पहले पढ़ लें, चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। यहाँ पर आप एक बात और बढ़ा लेना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो, यहाँ लिख दूँ जब, और सही हो जाएगी डेफिनेशन, ये गलत नहीं है, और क्लियर हो जाएगी बात। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो
आगे फिर ये यहाँ से मिला लेना, ठीक है। इसके बाद कहाँ है, यहाँ से है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से निरूपित करते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि अभी रो का एक दूसरा सूत्र बनाया था, तो देखिए उसको देखिए, वो इसी का ही एक रूप है, ये भी एक ओम्स लॉ का ही रूप है, वही ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखें E और V में हमें रिलेशन पता है, विभवांतर V है और डिस्टेंस L है, तो E बराबर कितना हो गया, V अपॉन L, और J बराबर I अपॉन A। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, देखिए रो इक्वल्स टू E के स्थान पर V अपॉन L और J के स्थान पर I अपॉन A। तो रो बराबर V और I एक साथ कर लीजिए, V अपॉन I A अपॉन L, और V अपॉन I R हो गया ओम्स लॉ से, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल। देखिए आ गया वही, क्लियर। तो इसी से ही तो निकला ये, तो ये उसकी मूल परिभाषा हो गई। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक अभी हमने निकाला ही था, यहाँ भी करेंगे। मात्रक क्या निकाला था, ओम मीटर, वो मैंने पीछे ही निकाल के दिखा दिया है। और विमा कैसे निकालेंगे, देखिए चलो मैं निकाल ही देता हूँ। आर की अभी निकाली थी Ml2T -3 A -2, यही आई थी भाई शायद T, हाँ यही थी, अपॉन इनटू एरिया की L2 और लंबाई की L, एक L ये कैंसिल, L और L कितना हो गया, Ml3T -3 A -2। ओके बच्चों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये विशिष्ट प्रतिरोध रहा। अभी ऐसे छोटे छोटे टर्म्स और भी पढ़ने हैं, इनके और भी रिलेशन पढ़ने हैं, वैद्युत प्रतिरोध के, रो के और भी सूत्र और भी फॉर्म्स हैं, तो धीरे धीरे इनको पढ़ते चलते हैं। तो आशा है कि ये सब समझ में आया होगा आपके, और नोट्स बनाते चलिए और विधिवत इसको लर्न करते रहिए। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।